Yeah, first page. Shehbaz nominated for PM post. आज वोटिंग हुई पाकिस्तान में, and in that voting. सर स्क्रीन नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना। इससे मैंने अप्रैल अभी आ रहा है। yes, अच्छा, शहबाज नॉमिनेटेड फॉर पीएम पोस्ट, उनको पीएम पोस्ट के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। और इमरान खान लॉस्ट हिज नो ट्रस्ट वोट। और पाकिस्तान में अब फिर से नई गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी वहां के। सर हाँ बोलो। सर शहबाज खान ने तो खुद को नॉमिनेट किया ना। देखो जैसे होता है ना कि जब आप नॉमिनेशन फाइल करने जाते हो कि आई विल बी द लीडर ऑफ द पार्टी विच इज गोइंग टू विन द वोट, तो एक लीडर उसमें चुना जाता है ना। गॉट इट? तो ही इज द नॉमिनेटेड लीडर। और इनकी तरफ से चूंकि उनके अगेंस्ट जा रहा था, तो उनकी जगह पर कुरैशी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे वो नॉमिनेट किए गए थे फॉर द वोटिंग, राइट। तो शहबाज शरीफ जीत गए। शहबाज शरीफ का जीतना इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए राहत की सांस है, क्योंकि ये बार बार एक चीज बोल रहे हैं बहुत दिन से, और ये कहीं ना कहीं ट्रोइका का हिस्सा है। चाइना एक तरफ हमारी इंडिया की नकेल टाइट करके रखा है, और ये जब चाहेगा उसको ढीली करके अच्छे रिश्ते बना सकता है। रशिया ने अच्छे रिश्ते बना रखे हैं इंडिया से। पाकिस्तान अच्छे रिश्ते की बात कर रहा है इंडिया से। पाकिस्तान में ये जो चेंज आ रहा है ये ड्रामेटिक भी हो सकता है, क्योंकि आज जब शहबाज शरीफ he took his post as a 23rd प्राइम मिनिस्टर, पहला जो उन्होंने इंडिया के लिए जो बात कही है, he said that we want good relations with India. बट थोड़ा सा वहां पर if and but है, and that if and but is he also said कि कश्मीर इशू में हम कंप्रोमाइज नहीं करें। तो ये दोनों दो चीजें हो गई, और कैसे बात होगी इस पर समझ में नहीं है ना। और इन्होंने अभी तक जो वहां पे ड्रामेटिक एक्शंस चला था, जो इमरान खान की जगह पर शाह महमूद कुरैशी को अनाउंस किया गया था पीएम पोस्ट के लिए पीटीआई की तरफ से, उनकी जो पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी, उस पार्टी की तरफ से जो कुरैशी को दिया था वो इलेक्ट नहीं हो पाए, वो हार गए, और 70 साल के शरीफ वापस से पीएम बन गए फॉर द फर्स्ट। उन्होंने गुड रिलेशन की बात की इंडिया से, लेकिन कश्मीर इशू पे भी उन्होंने थोड़ा सा कड़ा तेवर दिखाया। पर उन्होंने एक चीज क्लियर कर कि वी वांट गुड रिलेशन विद इंडिया, बट दिस कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट द ड्यूरेबल पीस इन कश्मीर। एक ये मुद्दा, और दूसरा जो इनका मामला था वो कि पाकिस्तान के एक्स पीएम इमरान खान ने जो कहा कि इसमें फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, तो इन्होंने कहा है कि अगर ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्रूव हो जाती है तो ही विल रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। चलो इतने के लिए इतना ही। आगे अभी और भी इसके आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स में हम इसको थोड़ा सा अलग पैमाने पर लेके चलेंगे। अच्छा, प्राइस मिक्सअप मार्च थर्ड डोज रोल आउट। अब थर्ड डोज का रोल आउट हो रहा है, प्रिकॉशन डोज वगैरह 10 तारीख से लगनी थी। वहां पर ओवर चार्जिंग की कोई प्रॉपर गाइडलाइन गवर्नमेंट नहीं रिलीज कर पाई, बड़ा कंफ्यूजिंग गाइडलाइंस वहां पे है।
कहीं पर 225 रुपए, कहीं पर 325 रुपए, कहीं पर 525 रुपए, कुछ भी दाम लेकर के दिया जा रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा रेगुलेट करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है प्राइजेस के ऊपर। तो अभी ये बस एक न्यूज है, इसको ऐसे समझो, इसको आगे चल के फॉलो अप करें। सीजन ऑफ वरी, ये देखो, वर्कर्स रेडिंग ब्रिक एट किल इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अभी क्या हुआ है कि ये जो किल फैक्ट्रीज हैं, ब्रिक फैक्ट्रीज हैं, इनमें क्या है, सेंटर हैज इंक्रीज्ड द जीएसटी ऑन ब्रिक्स फ्रॉम 5% to 12%, एंड द इंडस्ट्री इज ऑन द ब्रिंक ऑफ क्लोजर अकॉर्डिंग टू किल ओनर एसोसिएशन। क्योंकि अगर इसके ऊपर जीएसटी बढ़ गया, ऑलरेडी ब्रिक्स के दाम आसमान छू रहे हैं, अगर और ज्यादा टैक्स इस पर बढ़ गया तो ये इंडस्ट्री धीरे धीरे मरने लगेगी, ऐसा उनका कहना है। जेएनयू में क्लैशेज ओवर मीन्यू इन जेएनयू हॉस्टल। अब यहाँ पे मामला क्या था कि एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने अपोज किया कि रामनवमी के दिन नॉन वेज डिशेस नहीं बनाए जाएंगे। इसका विरोध हुआ वहां पर, क्योंकि खाने की आजादी है, उसको लेकर के विरोध किया गया और फिर वहां थोड़ा सा झड़प हुई, लड़ाई हुई। आगे चल के देखते हैं इसमें क्या नया डेवलपमेंट निकल के आता है। हम लोग इसकी बात करेंगे इन खाने की आजादी के बारे में, जब राइट्स के बारे में कभी बात करेंगे तब इसको हम वहां पर एग्जाम्पल के रूप में लेके आएंगे। अच्छा, गिग इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम जो सामने आ रही है, उस प्रॉब्लम को यहाँ इस न्यूज ने हाईलाइट किया है। क्या प्रॉब्लम है? ये जो होता है ना कि ब्लिंकिट या ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो प्रॉफर्स हुआ करता था पहले, ये लोग बोलते हैं ना 10 मिनट पे डिलीवरी, 5 मिनट में डिलीवरी। अरे ये फूड एंड ग्रोसरी का 10 मिनट और 5 मिनट पे डिलीवरी, ये क्या इमरजेंसी आइटम्स है? इसमें क्या है कि ये जो बाइकर्स हैं जिनको ये टारगेट दिया जाता है, उनको इंसेंटिव दे दिया जाता है, उसके चक्कर में वो बहुत रफ बाइकिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुतों की लाइफ डेंजर में आ जाती है। तो गिग इकोनॉमी का एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि कंपनीज अपने छोटे छोटे कंपीटिटिव एडवांटेजेस के लिए लोगों की जान खतरे में डाल रही है। तो ये भी एक एग्जांपल की तरह ही आगे चलते यूज किया जा सकता है। आगे चलते हैं। बेंगलुरु ज्वाइंस ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज। अभी क्या हुआ, बेंगलुरु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी जिसको कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटी की लिस्ट में नाम आया। दिस इज सेलिब्रेटेड, यहां पर एक आए इसाबेल मौलिन। इसाबेल मौलिन ने ये फ्रेंच टेक्सटाइल आर्टिस्ट है, इन्होंने ही ये बनाया है नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज। और आने वाले दिनों में इंडिया की एक और सिटी है वेस्ट बंगाल की, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, which is known to produce fine silk in over the 300 years, may join the global silk city network. आज कोलकाता में ऑक्सफोर्ड बुक स्टॉल पर थे इसाबेल मौलिन, उन्होंने ये प्लान भी बताया कि अभी 1-2 साल लगेगा मतलब डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीजें पूरा करने में मुर्शिदाबाद को। तो इंडिया से 2 सिटीज हो जाएंगी। अभी एक सिटी आ चुकी है, दैट इज बेंगलुरु, that is in the global network of silk cities. We have 9 countries and 13 cities. 9 countries से 13 cities इस लिस्ट में आ चुकी हैं। The Silk City Network, where the French artist has played a pivotal role so far, has 13 best silk producing cities, which have same philosophy to protect silk and its related heritage across 9 countries and its members. अब हिस्ट्री ऑफ सिल्क देखा जाए कि इंडिया में मुर्शिदाबाद में, खास करके मुर्शिदाबाद में जो उसको शामिल करने की बात कर रहे हैं, द हिस्ट्री ऑफ सिल्क वीविंग इन मुर्शिदाबाद, ये गोज बैक टू अर्ली 18th century, मुगल टाइम, when the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan, shifted his capital from Dhaka to Murshidabad, to a town on the east of Bhagirathi River, which is named Murshidabad now. एक नया टाउन उन्होंने बनाया और वहां पर अपने कैपिटल को शिफ्ट किया था ढाका से मुर्शिदाबाद। और वेस्ट बंगाल सिल्क बहुत वेरिड है, बहुत रिच है अपने ट्रेडिशन में। यहाँ मलबरी, तसर, एरी एंड मुगा सिल्क इजीली पाए जाते हैं।
The silk industry in West Bengal is mainly concentrated in Murshidabad, and I'm excited to learn more about Murshidabad. The artist spoke about how silk at the global stage offers an open market and said that the quality of Chinese is on decline. Silk के उसमें, silk rearing में, silk production में, China बाजी मारता है, वो बहुत आगे, और उससे अब कंपीट करना, क्योंकि उसकी क्वालिटी, सिल्क की क्वालिटी अब गिर गई, अब उतनी अच्छी नहीं। अब थोड़ा सा सेरीकल्चर, आपके यूपीएससी के सिलेबस में टॉपिक है सेरीकल्चर, तो उसमें थोड़ा सा 2-4 फैक्ट्स आप नोट करना चाहो तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड, सिल्क प्रोड्यूसर। इंडिया में सबसे ज्यादा, जो आपसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी घुमा फिरा के, वो कैसे पूछेगा या किसी भी एग्जाम में, अब देखो ना, कल के सीडीएस के एग्जाम में एक बच्चे बता रहे थे कि जो मैं रोज वो बताया करता था, मैंने इतनी बार बताया कि तुम लोग पक गए होगे कि mRNA वैक्सीन मॉडर्ना है, फाइजर है, कौन सा वेक्टर वैक्सीन है, कौन सा mRNA वैक्सीन है, कौन सा एडिनोवायरस वैक्सीन है ना, इनएक्टिव करके कौन सा डाला जाता है, इन सब के बारे में मैंने इतनी बार रिपीट किया, जब भी वैक्सीन का नाम आता था मैं इसके बारे में बात करता था, और वो क्वेश्चन सीडीएस में कल पूछा था एकदम हूबहू, है ना तीर्था? यस तीर्था, यस सर, यस सर। तो आप लोग भी थोड़ा सा ये इसका पेपर सॉल्व करिएगा, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी, और क्योंकि सीडीएस और सीपीएफ ये 2 एग्जाम्स हैं जिसके क्वेश्चंस के ट्रेंड से पता चलता है कि यूपीएससी किस डायरेक्शन में सोच रहा है, या जो पेपर सेटर, क्योंकि ये दोनों एग्जाम यूपीएससी के हैं, थोड़ा इजी लेवल पर ये होते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन पता चलता है, डेप्थ नहीं पता चल पाएगा, जब यूपीएससी का अपना होता है, डायरेक्शन थोड़ा सा पता चल जाएगा कि किस तरफ ये जा रहे हैं। हर साल इसके पेपर जरूर सॉल्व किए जाते हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन, राइट? तो नए क्वेश्चन का ट्रेंड आपको पता चल जाता है कि कहाँ इनकी सोच है, कहाँ इनके लिए, क्योंकि अगर सीडीएस के लिए कुछ क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दे रहा है, कुछ करंट अफेयर्स को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो हो सकता है यूपीएससी के लिए भी उसको इंपॉर्टेंस दे, और कई बार ऐसा देता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका ये डायरेक्ट फैक्ट क्रिएट हो गया कि सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया, है ना, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। दूसरी चीज, हमने अभी बताया कई वैरायटी के सिल्क होते हैं इंडिया में। जो सिल्क होते हैं, मलबरी सिल्क, कौन सा सिल्क? मलबरी सिल्क। दूसरा है टसर सिल्क, टसर सिल्क, टसर सिल्क। तीसरा है एरी, चौथा है मुगा। ये 4 मेन सिल्क टाइप्स है। तो मलबरी सिल्क सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है, ऑलमोस्ट टोटल प्रोडक्शन का 71 to 72% मलबरी होता है, 9 to 10% टसर होगा, है ना। एरी 17% है, एरी 17, ये नंबर 2 पर है, 17 to 18%, 17 to 18%, ये नंबर 2 पर है, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3। एंड मूगा सबसे कम होता है, 0.6% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। गॉट इट? यस यस सर। टोटल जो सिल्क प्रोडक्शन है इंडिया में वो 32 या 31-32,000 टन, मेट्रिक टन्स के आसपास है। 31 या 32 लगभग, ये देख लेना, 31 पॉइंट समथिंग है या 32 पॉइंट समथिंग है, 31 to 32 मेट्रिक टन इसकी प्रोडक्टिविटी। ग्लोबल प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 83% एक कंट्री से आता है। अगर ग्लोबल प्रोडक्शन में देखा जाए, नंबर 1 कौन है? हम तो नंबर 2 पे है। अगर टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन देखा जाए तो ग्लोबल प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आता है कौन? चाइना। कौन आता है? चाइना। चाइना कितना प्रोड्यूस करता है सिल्क पता है आपको? 83% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ग्लोबल प्रोडक्शन का 83% अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। इंडिया तो ग्लोबल का 14%, less than 15%।
इसके बाद आता है ब्राजील, तीसरे नंबर पर है, थर्ड पे ब्राजील। ब्राजील ब्राजील करता है 1%, और बाकी सारे नेशन मिला के लगभग 2% 3% करते हैं। समझ में आई बात? यस। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सिल्क रूट को लेकर के इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों रहता है चाइना। पूरे वर्ल्ड का पहले से ही वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन करता था, और आज भी वो 80% प्रोडक्शन करता है। इंडिया पहले जहां पर 50 या 52 लाख केजीज इतना प्रोड्यूस करता था, आज बहुत ज्यादा उस हिसाब से प्रोड्यूस करता है। गॉट इट? इंडिया में अगर पूछा जाए कि इंडिया में नॉर्थ में या साउथ में कहाँ ज्यादा सिल्क होता है, कहाँ ज्यादा सिल्क होता है, नॉर्थ में या साउथ में? यस, तो साउथ में। एक मिनट होल्ड करिएगा। तो हम बात कर रहे थे सिल्क। साउथ में ज्यादा सिल्क, कहां पे ज्यादा सिल्क होता है? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया एक बड़ा सेंटर है सिल्क का इंडिया में, और कांचीपुरम, धर्मावरम, अर्नी, बेंगलुरु, ये सब एरिया है जहां पर सिल्क बहुत बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया जाता है। अगर रॉ सिल्क की बात करें तो कर्नाटका इज द लार्जेस्ट, ये भी लिख लो, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क। अच्छा, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि इस तरह की चीजें ना रोज रोज नहीं आती। आ गई है सिल्क के बारे में बात तो हम कर लेते हैं, क्या पता ऐसा छुपा हुआ क्वेश्चन निकल करके चला है इसमें से। अब वो सिल्क न्यूज में आया है, बेंगलुरु को नेटवर्क ऑफ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में जगह मिली है। अब वो ये थोड़ी ना पूछेगा कि बेंगलुरु को मिली है, कौन सिटीज को मिली, वो तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा सिल्क ज्यादा प्रोडक्शन में होता है या कौन सा नहीं, है ना। तो इंडिया में देखा जाए तो कर्नाटका नंबर 1 पे है, 65%, है ना। दूसरा है आंध्र प्रदेश, एपी। थर्ड पर है वेस्ट बंगाल, फोर्थ पर है तमिलनाडु, फिफ्थ में है असम, और उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर। समझ में आई बात? झारखंड आता है ना सर एक? झारखंड आता है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, केरला है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, लेकिन इतना बड़े पैमाने पे नहीं होता है। अब यहाँ पे 5वें नंबर पर जम्मू कश्मीर है, वहां पर प्रोडक्शन है 1.2% ऑफ द टोटल, क्योंकि अकेले 65% तो कर्नाटका से काम हो रहा है, Got it? और लगभग 17% आंध्र प्रदेश से, 17%, 17% आंध्र प्रदेश से, 8% ऑलमोस्ट वेस्ट बंगाल से, 8%, तमिलनाडु से 5%, तमिलनाडु से 5%, असम से 2.5% और कश्मीर से 1.2%। तो ये टॉप 5 हमको याद रखना, हमसे रेटिंग में टॉप 5 पूछेगा। झारखंड इज नॉट इन टॉप 5, इसलिए मैंने उसको लिस्ट में नहीं है। वहां भी सिल्क प्रोडक्शन होता है, झारखंड में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, त्रिपुरा में भी होता है, पर बहुत छोटे पैमाने पर होता है। समझ में आई बात? एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि सिल्क वॉर्म से सिल्क प्रोड्यूस होता है ना? सिल्क वॉर्म से होता है सिल्क प्रोड्यूस।
तो कौन कौन से ट्रीज हैं जिस पर कि सिल्क वॉर्म रिसाइड करते हैं, उनकी जिनकी पत्तियों पर वो निर्भर होते हैं, दे ईट दोज लीव्स। सबसे ज्यादा तो उनको पसंदीदा कौन सा है? मलबरी वाले, मलबरी पे। तो हर जगह तो मलबरी होता नहीं। महुआ, महुआ, महुआ जानते हो ना? यस, महुआ जानते हो ना? ये महुआ सर एक पेड़ मोइत्रा नहीं, होता महुआ, है। महुआ। ये सर एक पेड़ होता है ऐसे बहुत सरो। साग। भालू खाते फूल। हाँ हाँ सर सुने कि भालू उसका फूल खाते हैं और नशीला फूल होता है। हाँ, भालू नहीं, आदमी भी खाता है उसका। हाँ साहब में। महुआ एक ड्रिंक है, महुआ से ड्रिंक बनता है। यस सर। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में और उड़ीसा में बहुत पॉपुलर है ये ड्रिंक। एंड महुआ इज अ वंडर ट्री, आई कैन से। हमने अपने बचपन में देखा है, हमारे घरों में महुआ का इतना यूज होता था इन वैरायटी ऑफ मेडिसिनल, वैरायटी ऑफ फूड्स उसके बनाए जाते थे। हमेशा नशे के लिए ही नहीं, जब उसको फर्मेंट कराया जाता है तब नशा होता है, अदरवाइज उसको ऐसे भी यूज किया जाता है। आजकल तो महुआ के पेड़ देखने को मिलते नहीं अपने रीजन में, पहले तो बहुत महुआ के पेड़ होते थे। साल, बेर, कुसुम, ये सारे ट्रीज हैं। कुसुम, इन सारे ट्रीज के ऊपर सिल्क वॉर्म अपना जीवन यापन करते हैं। समझ में आई बात? तो इससे रिलेटेड जितना फैक्ट हो सकता था, आई ट्राइड टू प्रोड्यूस इट, है ना? अब ये सिल्क वॉर्म खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन बनता है। अगर बनेगा तो खोजेंगे, कुछ और क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं उड़ीसा लूजिंग लेपर्ड्स टू पोचिंग। उड़ीसा में क्या है कि लेपर्ड्स बहुत सारे अभी उनकी डेड बॉडीज मिली। वहां पे एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, एंड दैट स्पेशल टास्क फोर्स विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीज्ड अराउंड 45 leopard hides, उनकी खाल मिली in the past 2 years. That means 45 leopards तो मारे गए at least. That means 45 is equal to 5% of the total leopards found there. The analysis of the poaching cases reveals that the killing of big cat is taking place not only at the instance of organized crime network, but majorly due to random hunting. ऐसे मजे के लिए हंटिंग करने जा रहे हैं, उसमें भी लोग मार देते हैं। तो leopard population in Odisha is estimated to be 85, but अभी तो ये दिख रहा है कि इतने लोगों को हमने, इतने leopards को तो देखा, बाकी को तो उठा के लेके चले गए होंगे, उनको तो हमने नहीं देख पाए। तो दिस इज अ बिग इशू, और इसको इतना ज्यादा प्रोटेक्शन होने के बाद भी उड़ीसा में बहुत सारे नेशनल पार्क्स और इस तरह से रिजर्व फॉरेस्ट बनाए गए हैं, उसके बाद भी इस तरह से पोचिंग हो रही है। तो इसका क्या इलाज है हमारे देश में, इसको कैसे रोका जा सकता है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस, किसी को कोई दिक्कत? क्या बोलो? सर एक पाकिस्तान के लिए एक क्वेश्चन था सर। बोलो। सर आज न्यूज देख रहे थे कि सर उसका कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टर्म खत्म नहीं कर पाया और ये जो सर अभी इमरान खान था वो सर एक वोटिंग के जरिए उसको निकाला गया, तो सर बाकी और जो बाकी थे उनको कैसे निकाला गया था? एक आध दो मार दिए गए, ज्यादातर वहां 11 बार 11 टाइम्स वहां कू हुआ है। कू मतलब समझते हो? नो सर। आर्मी आके वहां ओवरटेक कर लेती, जैसे कि अभी म्यांमार में हुआ ना, आंग सान सूची को कू से हटा दिया गया, आर्मी ने जाकर के कैप्चर कर लिया पावर को। उसी तरह से 11 टाइम्स वहां ऐसा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि क्यों ऐसा हुआ। आउट ऑफ 23 प्राइम मिनिस्टर्स, 11 प्राइम मिनिस्टर्स को तो ऐसे हटाया गया है, और 11 टाइम्स ऐसा हुआ है कि भाई वहां वो अचानक से इस तरह से गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ा है, उनको पीएम को खुद ही रिजाइन दे देना पड़ा है। आर्मी ने प्रेशर डाला, उनको रिजाइन दे देना पड़ा, दूसरे को लाके बैठा दिया। तो वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बार बदल चुका है, इतनी बार वहां पर खू हो चुका है। हमारे पास तो अभी पहला कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग लेके चल रहे हैं, है ना? नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमारी भी सरकारें गई है, एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की। यस सर। तो उसको बड़ा मुद्दा नहीं मानना है। बड़ा मुद्दा वो नहीं है कि बस इतना याद रखना है एक फैक्ट कि भाई दिस वाज द फर्स्ट टाइम
नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से किसी प्राइम मिनिस्टर को वहां से रिजाइन करना पड़ा। इतना ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगा बस। अच्छा, रिलेटेड पाइवट, आरबीआई का जो अभी स्टांस रहा है, एकोमोडेटिव स्टांस रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस अकोमोडेटिव इंस्टांस में अब वो थक चुकी। अब तक जो उसका पर्पस था, जो उसका इंटेंशन था, मोटिव था, उसमें था कि इन्फ्लेशन बढ़े तो बढ़े, मार्केट अनस्टेबल हो तो हो, मार्केट में क्राइसिस रहे तो रहे, पर ग्रोथ नहीं रुकना चाहिए। ये स्टांस बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस था और बड़ा ही रैडिकल स्टांस। गवर्नमेंट ने ग्रोथ को प्रेफरेंस दी, नॉट ड्यूरिंग कोविड, इवन बिफोर कोविड 2019 के फरवरी से इस स्टांस अपनाया गया है कि ग्रोथ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि 19 के फरवरी में जो रिपोर्ट आई, इससे पता चला था कि हमारा ग्रोथ रेट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुका है। 17 से लेकर के 17, 18, 19 3 साल हमारा ग्रोथ रेट जो था, जीडीपी का ग्रोथ रेट, वो गिरने लगा, यानी मार्केट फॉल की तरफ था, यानी हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा था। अब हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा तो इनकम जनरेट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा यार प्रोडक्शन तो बढ़ा के रखो। आप बोलोगे कि नहीं, क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा के रखते तो इन्फ्लेशन तब भी आ जाता, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता। अभी क्या हुआ, कोविड आ गया, कोविड में लोगों के पास पैसे नहीं थे, डिमांड्स क्रिएट नहीं हुई, कंजम्पशन हुआ नहीं, लेकिन ग्रोथ को गिरने नहीं दिया। गवर्नमेंट ने सोचा कि ग्रोथ को किसी भी तरह से स्टेबलाइज करके रखें। Its primary remit is, after all, to ensure price stability now. अब पहली बार आरबीआई ने फोकस किया 3 साल में प्राइस स्टेबिलिटी। In the sequence of priorities, we have now put inflation before the growth. पहले हम लोग ग्रोथ को आगे रखते थे, इन्फ्लेशन चाहे थोड़ा बहुत बढ़ने दो। More than 3 years after its prioritized growth over price stability in February 2019, as well as before the onset of COVID-19, the RBI has pivoted back to putting the horse before the cart. मतलब पहले हम उल्टी पॉलिसी लेके चल रहे थे, थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश कर रही है आरबीआई। That is reflected in the central bank's own words on monetary policy. Price stability is a salutary reminder that monetary policy can ill afford to be complacent with this when it comes to inflation. अब पहली बार इन्होंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो एकोमोडेटिव इंस्टांस लेकर चल रही है, ये ज्यादा दिन तक नहीं ले सकती। क्यों? पहले तो गवर्नमेंट सोचती थी इन्फ्लेशन कितना जाएगा, जाने दो, जाएगा बहुत जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग जाके फिर लौट आएगा वापस, तो एवरेज इन्फ्लेशन रेट हमारा 5 के अंदर रहेगा, 4.5 इतना एस्टिमेट किया। लेकिन कोविड और यूक्रेन वॉर और ये सब चीजें होने की वजह से इन्फ्लेशन अब टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट 5.7 के ऊपर जा रहा है। एवरेज 5.7 के ऊपर, मतलब ज्यादातर टाइम पे आपका इन्फ्लेशन 6 के प्लस रहेगा। तो lesser than 2 months after its rather sanguinely projected inflation to average 4.5% in the fiscal year 23, अभी 2 महीना पहले, इनफैक्ट फरवरी के स्टार्टिंग में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था 4.5% इन्फ्लेशन रहेगा, टेंशन लेने का नहीं है ना, ग्रोथ बढ़िया मोमेंटम में रहेगा, चलने दो, सब कुछ अच्छा है। अब ये हुआ था 2 वीक पहले यूक्रेन वॉर, तो तब भी प्राइसेस हाई थे, ऑयल प्राइसेस तब भी हाई थे, लेकिन आरबीआई ने रिस्क लिया। उसका रिस्क फेल हुआ। कैसे फेल हुआ? यूक्रेन पे वॉर अटैक हो गया, यूक्रेन पे अटैक होने के बाद प्राइसेस ड्रास्टिकली बढ़ गए और उसकी वजह से इन्फ्लेशन शूट करना शुरू हो गया। अब इनकी हालत खराब है, क्योंकि एक बार इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं, इट इज लाइक जैसे ना
आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर जितनी बार बढ़ता है, आप गुस्सा करते हो, मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ, अभी तक मैं 100% अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे मैं आप गुस्सा करता हूँ या आप गुस्सा करते हैं तो आपका बीपी बढ़ता है, और जब ये बीपी बढ़ता है तो क्या होता है, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। एंड समटाइम्स दैट नुकसान, दैट इफेक्ट ऑन योर बॉडी इज इरिवर्सिबल, दैट कैन नॉट बी रिवर्स बैक, राइट। तो वही चीज यहां भी हो रहा है कि बार बार इन्फ्लेशन 7% 6% शूट करते क्या हो रहा है, इकोनॉमी तार तार हो जाएगी, इकोनॉमी की हालत हो जाएगी खराब, और फिर इकोनॉमी को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब अचानक से इनका स्टांस चेंज हुआ कि ना भाई, ग्रोथ छोड़ो, पहले इन्फ्लेशन मेंटेन करो। इन्फ्लेशन मेंटेन रहेगा तो ग्रोथ सस्टेनेबल होगा, नहीं तो सस्टेनेबल नहीं होगा। And this even as it cut it easier projection for real GDP growth, the RBI also made it clear that while it had left benchmark interest rates and its accommodative policy stance unchanged for now, अभी के लिए वो बहुत छेड़छाड़ नहीं किया, मतलब 4% और 3.35% पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट रखा है। The time had come to commence the withdrawal of accommodation, मतलब अब रेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे। अब रेट्स बढ़ने और घटने की खबर आना भी अपने आप में एक मुश्किल का था। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो रेट्स बढ़ेंगे या रेट्स घटेंगे? बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्यों बढ़ेंगे? मार्केट से पैसा सब करना है ना वापस, तो रेट बढ़ा देंगे, लोग लोन कम लेंगे, लोग लोन कम लेंगे, या बैंक्स लोन कम लेंगे तो लोन कम देंगे, है ना। बैंक्स को लोन कम मिलेगा तो बैंक्स आपको लोन कम देंगे, आपको लोन कम मिलेगा तो आपके पास पैसे कम होंगे, आपके पास पैसे कम होंगे तो पूरे मार्केट में पैसे धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाएगा, और पैसा डिक्रीज कर जाएगा तो इन्फ्लेशन का रेट ऑटोमेटिकली घट जाएगा। मुझे क्यों ऐसे ठीक है। अब क्या हुआ, पिछली बार इन्होंने कहा था कि चलो ठीक है मेरा 4.5 इन्फ्लेशन रहेगा, लेकिन अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो, इकोनॉमिकली बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस देखने को हमको मिल रहे हैं। इनफैक्ट द लोन डिसेंटर, अब वहां पे एमपीसी कमेटी होती है, उसमें 6 मेंबर होते हैं ना, 6 मेंबर होते हैं। कौन कौन होते हैं मेंबर? कौन होते हैं मेंबर एमपीसी के? बोलो। 3 मेंबर किधर से आते हैं? 3 from government, 3 from RBI. 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट। 3 को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, 3 को आरबीआई अपॉइंट करती है। ये 6 लोग होते हैं। कब से म्युनिसिपैलिटी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब से बनाई गई है? 2016 से ये काम कर रही है, राइट। पर्पस क्या है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग। हमारा जो टारगेट वो सिस्टम है, थीम है, वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। और वही अभी करना शुरू कर दी है फिर से मॉनेटरी पॉलिसी। उस समय उसने टारगेट लिया था कि 4 ± 2 रखा जाएगा इन्फ्लेशन को, चाहे जो हो जाए। 4 ± 2 अगर 6 नहीं 2 से 6 तक के बीच में रहेगा इन्फ्लेशन तो बढ़िया है, 2 से कम आएगा तो घटिया है, 6 से ऊपर जाएगा तो घटिया है। अभी बार बार जब से कोविड आया है या उसके थोड़ा पहले से इन्फ्लेशन बार बार छलांग मार रहा है, जंप कर रहा है, 6, 6.1, 6.2, 7 ऐसे करके जंप कर रहा है, बार बार जंप कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अब इससे इकोनॉमी की हेल्थ होने लगी खराब। इसमें एक थे जयंत वर्मा साहब इस कमेटी में, उन्होंने कहा नहीं यार अभी नहीं, थोड़ा और रुकते हैं। He has stressed the need to look ahead at the likely state of economy at least 3 to 4 quarters later. उन्होंने कहा कम से कम 1 साल रुक जाओ। और उन्होंने कहा कि अभी न्यूट्रल रहो, अभी ज्यादा छेड़छाड़ मत करो मार्केट में, मार्केट को अभी एडजस्ट होने दो। बट ज्यादातर उनमें से 5 ने कहा है कि नहीं, हमको अपना स्टांस चेंज करना चाहिए। अब ये बिल्कुल इकोनॉमी भी आदमी के बुखार जैसा ही है, समझ में नहीं आता बुखार आया कहाँ है, काय को है।
हमें लगता है कि बुखार आया है, मलेरिया की वजह से पता चलता है वो बुखार आया हुआ है किसी और कारण से, बेचारे का रिजल्ट खराब हो गया उसकी वजह से बुखार आ गया। हमें लगता है बुखार आया हुआ है मतलब इन्फेक्शन की वजह से, पता चला उसने नहा लिया था गलत टाइम पे, इसकी वजह से आया, तो पता नहीं चलता बुखार के बाद। तो माइकल पात्रा साहब कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, पिछली मीटिंग में ही कह दिया था कि सेंट्रल बैंक्स हैव अ चॉइस, आइदर एक्सेप्ट हायर इन्फ्लेशन और फॉर सम टाइम और बी प्रिपेयर्ड टू बी अकाउंटेबल फॉर डिस्ट्रॉइंग डिमांड। या तो आप इन्फ्लेशन इसी तरह से एक्सेप्ट करते रहो कुछ दिन तक, हायर इन्फ्लेशन है ना, या आप ग्रोथ पर जाकर चोट करो, डिमांड डिस्ट्रॉय करो, दोनों में से कोई एक ही चीज कर सकते हो। अब चूज आपको करना पड़ेगा कि करना क्या है, ग्रोथ रोकोगे या इन्फ्लेशन को रोकोगे। तो अभी तक ग्रोथ, इसको इन्फ्लेशन को रोकने की कोशिश नहीं की गई, अभी ग्रोथ पर ही काम किया जा रहा है, ग्रोथ चलने दो, ग्रोथ को बढ़ने दो, इन्फ्लेशन को, अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश। With the RBI's own quarterly projection for inflation now, presaging the possibility of policy failure by way of 3 consecutive quarters of inflation, 3 consecutive quarters of inflation, 3 दिन से बुखार है, and the 6th upper bound, 6 upper bound मतलब 6 बार वो 6 को पार कर चुका है। Policy makers have clearly raised any further delay in changing tack would risk leaving the economy with neither growth nor price। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ग्रोथ भी खो दें और प्राइस भी नहीं स्टेबल कर पाए, ऐसा भी हो सकता है अगर आपने ठीक से डायग्नोस नहीं किया तो प्रॉब्लम। समझ में आई बात? इंडियाज रोल इन अ डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड, इसको पढ़ो। इसके पहले ये वाला कर ले, छोटा वाला मुद्दा, लैंग्वेज, ये भी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग। लैंग्वेज नो बार। अभी क्या हुआ कि जनाब अमित शाह ने एक नया शगुफा छोड़ा। उन्होंने कहा कि 2 स्टेट्स आपस में जब बात करें या कम्युनिकेशन करें तो दे शुड टॉक इन हिंदी wherever it is possible, but ये unnecessary। क्यों? As the chairman, he is the chairman of parliamentary official language committee, parliamentary official language। अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इंडिया का? ऑफिशियल लैंग्वेज, यस, क्या है? यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? आर्टिकल 343 343 क्या कहता है? That official language of the union shall be हिंदी, है ना? हिंदी रहेगा, क्या रहेगा बताओ? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये यूनियन गवर्नमेंट है, जिसका यूनियन 1963 में एक लॉ पास किया गया था, तब बीच में एक बिल भी लाया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेचर चेंज करने के। आर्टिकल 343 कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो 2019 में एक बिल लाया गया, उस बिल में क्या प्रपोज किया गया था कि हिंदी रहेगा एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट। इसके साथ साथ 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस मेंशन किए गए हैं, 22 लैंग्वेजेस मेंशन किए गए हैं, ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्योंकि पार्लियामेंट में आर्टिकल 343 से ये पावर दिया गया है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वहां पर ओरिजिनल प्रोविजन था इंग्लिश लैंग्वेज, उसको भी बदल दिया, उसको भी बदलने का प्रपोजल डाला। क्या प्रपोजल डाला?
कि इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज को प्रपोज कर सकती है सेंटर जब भी उसका मन करे। पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 में लैंग्वेज के बारे में बात की गई, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है ना। और आर्टिकल 351 में कहा गया है कि हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डेवलप करना, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन और कल्चर बनाना है इस लैंग्वेज। इसके अलावा कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है आपके पास? इसके अलावा 8 शेड्यूल वाले 22 लैंग्वेजेस हैं, जो शुरुआत में 14 थे, बाद में 1967 में सिंधी एक्ट हुआ, ऐड हुआ सिंधी के बाद 1992 में सिंधी आया था, मेरे ख्याल से 20 या 21st अमेंडमेंट होगा सिंधी। इसके बाद 4 लैंग्वेज आए, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाल, 3 लैंग्वेज, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये आए 71, 21, 71, 91, 92 से आए 4 और, बोडो, डोंगरी, मैथिली, सांथाली, 4 लैंग्वेज है। अच्छा, मैं ये क्या बात कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है या कोई ऐसा है जिसको ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा? मैं क्या बक रहा हूँ यार, 8 शेड्यूल, 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट, ये क्या 14 लैंग्वेज, फिर 1 लैंग्वेज, 15 हो गया, फिर 3 आ गए, 18 हो गया, फिर 4 आ गए, 22 हो गया, क्या है ये? व्हाट इज दिस? बोलो। यस, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? बोलो यार। Am I audible? Am I audible? I hope I am. हेलो, मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा। Yes sir, you are audible. सर हम पुराने स्टूडेंट हैं इसलिए बोल नहीं रहे, हम सुन रहे हैं बस। क्या बाकी हो गया? लोग को बोलना चाहिए। सर हम सुन रहे हैं बस। अनुष्का बोल रहे हैं। You are audible. बाकी लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे 8 शेड्यूल में 22 भाषाएं मेंशन की गई हैं, पहले 14 थी शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया, एक ऐड हुआ 1967 में, कौन सा ऐड हुआ था? सिंधी ऐड। ये सब चीजें ऐसे है ना कि आपको 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन देके पूछ रहा है, कई साल पूछा है लैंग्वेजेस के बारे में, इस बार भी लैंग्वेजेस हैं, तो लैंग्वेजेस को एकदम रट्टा मारना, जैसे मुझे रटा हुआ है, ऐसे क्यों नहीं रटा हुआ है कि पहला लैंग्वेज जो ऐड हुआ था सिंधी था 67 में, 1967 में ऐड हुआ था, 21st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, उसके जरिए इसको ऐड किया गया था। फिर 71st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, कब लाया गया था? 1992 में। यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेज थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। फिर 92nd हमने ऐसे याद किया, 21, 71, 91 नहीं, 92, मतलब एक बढ़ा देना। 92nd अमेंडमेंट एक्ट आया, कब आया? 2003 में आया, और इसमें 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, सांथाली, ये 4 लैंग्वेजेस ऐड। अब हमारे पास टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हो गए हैं? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुके हैं, जिसका मेंशन किया गया है 8 शेड्यूल। ये इतने सारे फैक्ट एक साथ तुमको याद रहने चाहिए, एक सीरीज में याद रहने चाहिए, ठीक है? यस, अब आगे चलते हैं। अब मान लो कि किसी भी लैंग्वेज को हमको ऐड करना है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, उसका कोई क्राइटेरिया दिया है क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में? यस, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई क्राइटेरिया दिया है क्या?
नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। तो बहुत सारी कमिटीज इस पर बन के आई। लैंग्वेजेस के को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, उसके लिए मेनली हमारे पास दो कमिटीज है, एक फावा कमेटी, एक महापात्रा कमेटी। फावा कमेटी 1996 में आई, फावा कमेटी, और 2003 में आई महापात्रा कमेटी। महापात्रा कमेटी इनको लगाया गया कि भाई देखो कौन सा इसका एक कोई क्राइटेरिया, हिसाब किताब लाओ इसका, पर कोई क्राइटेरिया इन्होंने नहीं सेट किया या नहीं सेट कर पाए। ऐसा समझ लो कि इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कोई क्राइटेरिया अडॉप्ट नहीं हुआ। इन्होंने तो रिकमेंडेशन दिया ही, पर वो रिकमेंडेशन इनके एक्सेप्ट नहीं हुए एज ए स्टैंडर्ड, राइट। अब यहाँ बवाल क्या हुआ? बवाल ये हुआ कि अमित शाह जी ने कहा कि आपको आपस में बात करनी है दो स्टेट्स को, तो कोशिश करें कि हिंदी में बात। एज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, ये उसके चेयरमैन भी है, ही इज ड्यूटी बाउंड टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि आर्टिकल 351 कहता है कि हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करना है, प्रमोट करना है। But the impression his speech generated at the 37th meeting of the panel in New Delhi last week is that he wanted to impose the language. अब जैसे ही हिंदी के बारे में बात आती है, साउथ इंडिया के लोग बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो अपना आइडेंटिटी है, उनकी आइडेंटिटी लैंग्वेज से है। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लैंग्वेज से जोड़ रखी है। देखो स्टेट्स भी आपको तमिलनाडु तमिलियन लैंग्वेज प्रदेश बना है, कन्नड़ा पे कर्नाटका बना है ना, आंध्रा पे अन्ना। तो इस तरह से मलयालम, केरला, इस तरह से आपको लैंग्वेज बेस्ड आइडेंटिटीज उनकी है, उनकी आइडेंटिटी को चोट पहुंचता है जब कोई इस तरह से बोलता है। मिस्टर शाह सेड हिंदी शुड बी एक्सेप्टेड एज द अल्टरनेटिव टू इंग्लिश एंड नॉट टू लोकल लैंग्वेज। बाद में उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया थोड़ा सा। कैसे? उन्होंने कहा कि आप लोग इंग्लिश में बात करते हो, उसकी जगह हिंदी में बात करो। अगर आप लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हो, इफ KCR and Bommai, they are talking in Kannada, there is no harm in that. But if they are talking in English, they can use Hindi or they can use Kannada. तो हिंदी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये डायलॉगबाजी करी। 8th शेड्यूल में कोई भी लैंग्वेज जाने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ये लैंग्वेज चुना जाएगा, इस पर ये बात है, इसको चुना जाए। बट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन करता है, वो एक कमेटी बनाता है, उस कमेटी के हिसाब से वो जो रिकमेंड करती है वो 8th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। बस अभी तक यही क्राइटेरिया फिक्स किया है। ओके, इट इज अप टू द पीपल ऑफ एनी टू नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज टू डिसाइड वेदर देयर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन शुड, व्हाट देयर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी। इफ दे आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, which is also a global language, the center has no business in advising them to abandon English and take any other language or Hindi, as done in this case. यहाँ पर उन्होंने कहा any other language या हिंदी लो। Mr. Shah's observation presupposes the position that English is not an Indian language. What he seems to have overlooked is that English has been recognized as the Indian language as much as Tamil, Telugu or Hindi have been. इंग्लिश को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं ना कहीं मान्यता तो दी ही है एज ऑफिशियल लैंग्वेज, एज अ कम्युनिकेशन या वर्किंग लैंग्वेज, है ना। नेक्स्ट, द academy under the control of Ministry of Culture has among other been giving away annual awards for the best work of English. तो आपका जो साहित्य अकेडमी है, साहित्य अकेडमी, वो इंग्लिश बेस्ट वर्क ऑफ इंग्लिश ऑफ कोर्स ऑथर्ड बाय इंडियंस, उनको आप अवार्ड भी देते हो। बिसाइड द एडवांटेज दैट इंग्लिश गिव्स टू इंडिया हैज टू बी केप्ट इन माइंड। हमें आज चाइना से आगे रखा जाता है बहुत जगह पर। वी कैन बीट चाइना एंड मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एक चीज पर जानते हो, किस चीज पर? हमें इंग्लिश आती है, हम बहुत इजीली इंग्लिश लर्न कर लेते हैं। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इंडिया का झंडा बुलंद है। तो इसका एडवांटेज भी कंसिडर करना चाहिए, इसको इतना इग्नोर नहीं कर देना चाहिए।
As pointed out by the president of Karnataka Pradesh Congress Committee, DK Kumar, Bengaluru became India's IT capital because of English. It would be benefited for a person holding the office of Union Home Minister to shed any aversion to English. उनको अगर इंग्लिश ढंग से नहीं आती तो वो अपनी इंग्लिश को कंट्रोल में रखे, दूसरे को की इंग्लिश को इग्नोर ना करे. But most significantly, this Tamil Nadu's Chief Minister M.K. Stalin, who rightly lashed out at Mr. Shah for seeking create a single language. उन्होंने कहा आप लोग वन इंडिया, वन राशन कार्ड, वन इंडिया ये, वन इंडिया वो कर रहे हो. आप सिंगल आइडेंटिटी के ऑब्सेशन में और सिंगल आइडेंटिटी क्रिएट कर देने से यूनिटी नहीं आ जाएगी. It is nobody's case that Indian languages, let alone Hindi, should not be nurtured and should not be nurtured and promoted. उन्होंने ये भी कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि हिंदी को हम इग्नोर कर रहे हैं. They all deserve the support of the state. Those in power should also follow up their words with substantive measures towards this direction. But at the same time, no room should be given for any perception that the promotion drive will be at the cost of English. Respect for multiculturalism and pluralistic identity is the quality that the political class, particularly those in power, should imbibe. Mr. Shah would do very well if he demonstrates through words and actions that he has the quality in abundance. Language तो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, इसको लेकर के इतना सेंटिमेंटल होना जरूरी नहीं है. बात समझ में आई यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, बात आई गई है तो एक और बात है. 2021 न्यूज में था क्लासिकल लैंग्वेज का, इस पर शायद क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में. क्लासिकल लैंग्वेज पर 2014 में शायद क्वेश्चन आया था. क्लासिकल लैंग्वेज, व्हाट आर क्लासिकल लैंग्वेज एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफिशियल लैंग्वेज? यस, बोलो. क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर हो जाता है कोई लैंग्वेज तो उसको फायदा क्या होता है? कोई भी लैंग्वेज जिसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑलमोस्ट 1500 साल की होनी चाहिए. 1500 साल से 2000 साल तक की उसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री, 1500 इयर्स टू 2000 इयर्स. उसका अपना लिटरेचर होना चाहिए, उसका अपना टेक्स्ट होना चाहिए, उसका अपना स्क्रिप्ट होना चाहिए. इतनी पुरानी अगर कोई लैंग्वेज है तो ये हमारे लिए हेरिटेज, और इसको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज में काउंट करते हैं. अभी तक हमारे पास टोटल कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? I think 6. वेरी गुड. कौन कौन से हैं? सर तमिल है और बाकी का सही आते हैं. तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया. 1 2 3 4 5 6. यस, ठीक है. तमिल सबसे पहले 2004 में आया, 2005 में इसको, 2008 में इसको, 2008 में इसको भी किया गया, 2013, 2014. ठीक है. 4, 5, 8, 8, 13, 14 किस ईयर में इसको इंक्लूड किया गया था? तो क्लासिकल लैंग्वेज पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, एक ही बार पूछा अभी तक. तो इसको 6 लैंग्वेजेस हैं जिसको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेजेस कहते हैं. कौन से लैंग्वेज को क्लासिकल कहा जा सकता है? जिसका रिकॉर्डेड या रिटन हिस्ट्री है ऑलमोस्ट 1500 to 2000 इयर्स ओल्ड, तो उसको हम लोग इसमें क्लासिकल लैंग्वेज में. हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं आती, संस्कृत आती है. ये लैंग्वेज ऑल द साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, है ना? और संस्कृत, ये हमारे क्लासिकल. एक्सक्यूज मी सर. बोलो. ना सर, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये सर चूज करने का सर हक सिर्फ सेंटर को है या स्टेट को भी से हो सकता है? नहीं, प्रेसिडेंट 5 साल के लिए एक कमिटी अनाउंस करता है. उस कमीशन को ये अधिकार है कि वो डिक्लेयर करेगा. इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं.
Got it? ओके सर, मेरा एक नोट था वो सर गलत लिखा था सर, मतलब डाटा गलत था क्या लिखा था? सर। एक नोट में सर कहीं से लिखे थे सर, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ प्रोविजन मेड फॉर ईच of the Indian state to choose their official language for communicating at the state level. The schedule and the That selected language. they have the right to choose their official language. आप क्या लैंग्वेज में कंफ्यूज कर रहे हो? You said कि ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने का, डिक्लेयर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है 8th शेड्यूल में, मतलब प्रेसिडेंट करवा सकता अच्छा है कि दिस लैंग्वेज शुड बी द 23rd ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अभी तक 22 है, तो मान लो कि XYZ लैंग्वेज को डिक्लेयर करना है, तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन व्हिच इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गॉट इट? यस सर। लेकिन अगर कोई स्टेट है वो बोलता नहीं मैं आज से इंग्लिश में कम्युनिकेट करूंगा या हिंदी में कम्युनिकेट करूंगा या तेलुगु में कम्युनिकेट करूंगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द स्टेट। अच्छा सर, समझ गया। और सर एक चीज सर, वो जो कब कौन लैंग्वेज को सर ऐड किया गया था, ये सर एक बार वेरीफाई कर ले आप सर भी। क्या सर मतलब कौन से लैंग्वेज किस अमेंडमेंट के थ्रू से ऐड किया गया था, वो भी सर लिखे हैं सर, वेरीफाई कर ले अभी। हाँ कर लीजिए। 21st 71st 92 सर 21st में सिंधी सर, 71st में सर कंकोनी, मणिपुरी एंड नेपाली, एंड सर 92nd में सर बोरो, डोगरी, सांताली एंड मैथिली। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन लैंग्वेज में मैं और पूछूंगा आपसे। लैंग्वेजेस ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्या लैंग्वेज है? I think it should be English. It should be English, sir. बताओ, सब लोग कंफर्म हो इस पर? It is English until Parliament changes it. समझ रहे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश होगा until अभी तक इंग्लिश है, until पार्लियामेंट चेंजेस इट। कौन चेंज कर सकता? दो क्वेश्चन एक साथ हो गए। कौन चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। क्या लैंग्वेज है? इंग्लिश लैंग्वेज है। किसका किसका? सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। ऑल क्लियर इन द लैंग्वेज? अगर मान लो अमित शाह ने कहा कि ऐसा है हिंदी यूज करो, और मान लो वेस्ट बंगाल में बंगाली यूज हो रहा है, और ममता बनर्जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है हिंदी यूज करते हैं, इससे हमारे लोगों को हिंदी भी आ जाए, बांग्ला तो वो लोग जानते ही है, हिंदी भी आ जाएगी, चलो हिंदी यूज करते हैं ताकि मेनलैंड से हम बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर सके और बंगाल का बंदा कहीं भी जाके फ्रीली काम कर सके इजीली, उसको लैंग्वेज बैरियर नहीं है। तो ऐसा सोच के उन्होंने इंप्लीमेंट करने का सोचा। तो व्हाट इज द प्रोसीजर? कैसे होगा? सर अपील करना पड़ेगा फिर पार्लियामेंट में। अपील नहीं, गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट से प्रीवियस कंसेंट लेकर के ऑथराइज कर देगा यूज ऑफ हिंदी या एनी अदर लैंग्वेज एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ये कौन कर सकता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। एक कंफ्यूजन हुआ, बोले सर। बोलो सर बोले ना सर, ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश अंटिल द पार्लियामेंट चेंज इट, इसीलिए सर पार्लियामेंट बोले। I have asked about the states. आप बता रहे हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। ओके सर। आपकी गाड़ी वहां रुकी हुई थी, हम आगे निकल गए। ओके, आगे चलते। इंडियाज रोल इन अ डिसऑर्डर्ड वर्ल्ड। अभी आजकल ऐसे बड़े आर्टिकल आ रहे हैं यार, इंडियाज रोल इन द डिसऑर्डर। क्या कहानी? आज मीटिंग्स, धड़ाधड़ मीटिंग से 2+2 मीटिंग्स, तो बाइडेन का अचानक से मोदी के साथ मीटिंग शुरू हो गया। एक
प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है इंडिया। लेकिन इंडिया एक नए ऑर्डर को कंट्रोल कर सकता है तो इंडिया, बिकॉज वर्ल्ड ऑर्डर इज डिस्टॉर्टेड नाउ, इट इज डिसऑर्डर्ड नाउ, एंड the axis is lying on India now, because India can play as a role of sheet anchor in bringing order to the world through its policies, through its decisions, through its alliances, through its foreign policy, जो भी कहो। अब नया शगुफा क्या है कि वेस्टर्न वर्ल्ड इज ट्राइंग टू थ्रो रशिया आउट ऑफ G20। तो शामिल ही क्यों किया था? अब दर्द होने लगा, पहले शामिल करते हैं फिर अब निकालना चाहते हैं। बट G8 में से तो आपने निकाल दिया, G8 से निकाल दिया। कब निकाला G8 से? 14, जब क्रीमिया पर कब्जा कर लिया रशिया ने तो उसको G8 से निकाल दिया, अब फिर से G7 हो गया। अब ये बोल रहे हैं G19 कर दिया जाए इसको, G20 को। क्यों? रशिया को उठा के बाहर फेंको। बट G8 में तो चाइना नहीं था, यहां पर चाइना है। चाइना इज वेहेमेंटली अपोजिंग। एक तरफ चाइना अपोज कर रहा है और दूसरी तरफ दिसंबर 2021 से इंडिया विल बी द चेयरमैन ऑफ G20। इंडिया समिट लेवल का वो है, पार्टनर है उसमें। व्हाट शुड इंडिया स्टैंड फॉर? हालत क्या है? वैक्सीन आर होर्डेड बाय, कितना भी देखो ज्ञानबाजी किया गया कि ये मेजर क्राइसिस है, वर्ल्ड क्राइसिस है, इससे बड़ी क्राइसिस नहीं हो सकती कोरोना वायरस से। लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मरे हैं हर देश में, चाहे वो डेवलप नेशन हो चाहे डेवलपिंग। लेकिन जब वैक्सीन बन के आ गई ना, तो वैक्सीन वर होर्डेड बाय द रिच कंट्रीज, पुअर कंट्रीज स्टार्व्ड। आज भी अफ्रीका में अगर लोग मरना शुरू हो जाए या मर रहे होंगे तो उनको कोई पूछने वाला नहीं। They are कीड़ा मकोड़ा स्वर, they are not live। उनके लिए कोई नहीं सोच रहा, उनकी वैक्सीन खरीदने की औकात नहीं है, तो उनकी अगर मौत हो भी रही हो तो इनको फर्क नहीं। दूसरी तरफ WTO was already in the intensive care unit, ICU में चला गया है, कोई सुन ही नहीं रहा उसकी बात। भाई जब WTO के नॉर्म्स को लेकर के चाइना और यूएस भिड़ गए, इंडिया ने भी बहुत सारा कंप्लेन किया यूएस के अगेंस्ट, और WTO बहुत हीट नहीं पे किया, बहुत वैल्यू नहीं दिया इंडिया को। तो इंडिया चाइना जैसे नेशन भी WTO को उतना ज्यादा वैल्यू देना बंद कर दिया। तो WTO और भी देशों ने भी इस तरह से वैल्यू देना बंद कर दिया, और जहां उसको जरूरत के हिसाब से खड़ा होना था WTO को अगेंस्ट चाइना या अगेंस्ट यूएस, खड़ा नहीं पाओ। तो WTO इज इन ICU। इवन कोरोना वायरस नहीं आया था तब भी ये ICU में जा चुका। क्यों? क्योंकि द रिच एंड द पुअर कंट्रीज अनएबल टू एग्री ऑन द इक्विटेबल रूल्स। तो वहां पर एग्रीमेंट नहीं बन रहा था। वो जो कंट्रोलिंग पोजीशन में है, दे ऑलवेज वांटेड टू कंट्रोल द वर्ल्ड इन देयर ओन सिस्टम्स। एंड द न्यूली राइजिंग वर्ल्ड लाइक ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑल, some other nations like Turkey, Iran and all, they tried to make it more equitable for all। थोड़ा सा biased है WTO के laws। When COVID-19 froze global supply chains, उस समय भी वो एकदम ठंडा पड़ गया, WTO कोई कुछ नहीं कर पाया। इंडिया ने अभी मांग की, साउथ अफ्रीका ने मांग की कि वैक्सीन को यार थोड़ा सा ना आप लाइसेंस वाला सिस्टम जो है हटा दो, पेटेंट वाला सिस्टम। ये ग्लोबल गुड की चीज है यार, सबको प्रोड्यूस करने दो ताकि सब जगह पहुंच सके। नहीं हुआ, WTO कुछ नहीं कर पाया वहां पर। The war in Ukraine in February 2022 has put the final nail in the coffin of the boundary-less global economy that seemed to be emerging with the fall of the Berlin Wall। एक समय था जब बर्लिन वॉल गिरा तो उसको माना जाता है कि वर्ल्ड की सारी दीवारें गिर गई। सोवियत कोलैप्स हुआ तो लगा सब लोग अब मिलजुल करके काम करेंगे। रशिया G8 में आ गया, G7 का एक मेंबर बन गया, G8 बन गया। लगा कि अब वर्ल्ड में कोई दीवार नहीं है। ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन नया नया था, एकदम जोश में था, और ग्लोबलाइजेशन ने
ग्लोबलाइजेशन ने सबको अंधा कर दिया, लेकिन ये यूक्रेन वाला जो था, अफगानिस्तान, यूक्रेन, सब के बाद कहानी ट्विस्ट हो चुकी। कहानी में क्या ट्विस्ट आ चुका था? WTO गॉड डेड, ऑलमोस्ट डेड। Millions of civilians died in Second World War. European cities were razed by carpet bombing. The war ended with 2 nuclear bombs to terrorize the Japanese government. जो वर्ल्ड वॉर में हुआ, नेवर अगेन द विक्टर्स वोट। जापान में जो हुआ था वो देखने के बाद इवन जो जीते थे उन्होंने भी ये बात कही कि अब नहीं, आर नो, अब नहीं, एनफ इज एनफ। अब ऐसी गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे। और उस समय जब ये आरना बोले, एनफ इज एनफ बोले, तो न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर ग्लोबल गवर्नेंस में एस्टैब्लिश्ड। यूनाइटेड नेशन आया, गट आया, जो गट जाके के चल के WTO में कन्वर्ट हुआ, वर्ल्ड बैंक आया, IMF आया, ताकि ये जो यूरोपियन कंट्रीज डिवास्टेट हुए हैं इनको रीबिल्ड किया जाए, पॉवर्टी को खत्म किया जाए, सबको हेल्प किया जाए। पर क्या करोगे, धंधा है, पर धंधा है, क्या कर सकते हो, करना ही। वो उनका धंधा था असल, जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया। However, the victors retained their veto power within the UN Security Council. जो लोग जीते थे, allies, एक्सिस पावर के किसी बंदे को उसमें अंदर एंटर नहीं करना। P5 में वो सारे लोग हैं। जब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होने लगा तो उन्होंने अपना गोला बना के न्यूक्लियर को रोकना शुरू किया। They controlled World Bank, they controlled IMF, they controlled WTO. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स आ चुके थे और वो रेजोल्यूशन पास करता रहा, हंगर हटाओ, पॉवर्टी हटाओ, वुमेन्स राइट लाओ, टेररिज्म हटाओ, क्लाइमेट चेंज को रोको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फालतू बात, क्योंकि ये लोग कभी नहीं कर पाएंगे। बट माइट इज राइट का फंडा हमेशा वहां पे था। Might is right member of the Security Council retain their right to deny the democratic will of the assembly when it does not suit them. उनके फेवर का मामला रहता था तब तो ठीक है, उनके अगेंस्ट मामला आता है तो they did not allow the bill to pass because veto power है। तो एक तरह से देखा जाए ग्लोबल सिस्टम जो है ना, it is not democratic at all, है ना। अभी मान लो कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, पाकिस्तान में आया और इमरान खान बोले हम नहीं मानते इसको, हम PM थे, हैं और रहेंगे, जिद करके बैठ जाए, उनको डिक्टेटर मान लिया जाए। और जिस तरह से एक रेजोल्यूशन पास करके किसी भी छोटे मोटे देश में अपना सेना घुसा दिए, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, ये वो अपनी फोर्सेस को घुसा दिए, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, क्या हुआ इन सब का? इनको अपनी फोर्सेस वहां घुसानी थी, एक रिजोल्यूशन पास करवाया, सबने वाह वाह कर दिया, उसके बाद हो गया, वहां नंगा नाच चालू हुआ, सिटी के सिटी तबाह, लोग के लोग मारे गए, हजार हजार लोग मारे, गिनती भी नहीं हुई। नाइनटीन 1976 में G7 बना, US, UK, फ्रांस, इटली, जापान, वेस्ट जर्मनी, कनाडा, ताकि नॉन कम्युनिस्ट पावर गेन ना कर, सॉरी कम्युनिस्ट जो है पावर गेन ना कर पाए, नॉन कम्युनिस्ट के हाथ में पावर, कैपिटलिस्ट के हाथ में पावर।
उस समय इनके साथ आने का मेन कारण ये जरूर था कि कम्युनिस्ट नॉन कम्युनिस्ट वाला डिवाइड, बट उससे बड़ा कारण था कि ओपेक एक ग्रुप बन चुका है और ओपेक ने प्राइसेस कंट्रोल करना शुरू कर दिए थे तेल के, और ये लोग छटपटा रहे थे सारे जितने डेवलपिंग नेशन, क्योंकि उनको बहुत तेल चाहिए था। फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन को शामिल किया, फिर रशिया को शामिल कर दिया G7 में, और रशिया के आने के बाद तो बेल लड़ाई किसकी, यूएस और रशिया, लड़ाई खत्म, ग्रुप में आ गए सब लोग, एक साथ बैठे हुए चाय पी रहे। बट क्रीमियन वॉर के बाद से फिर से कहानी वहीं जाके पहुंच गई, फिर से वो डिवाइड क्रिएट हो। The rapid spread of global finances and trade after the victory of Washington Consensus कब हुआ था? 1991 में, ये जो रशिया को बल्कनाइजेशन हुआ था यूएसएसआर का, उसके बाद। लेकिन इस वाशिंगटन कंसेंसस के बाद से बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस में इंस्टेबिलिटी आना शुरू हुई, और जब 98 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो G20 बना। डेवलपिंग इकोनॉमीज को पहली बार डेवलप्ड इकोनॉमीज अपने साथ बैठने का मौका दिए और फिर उनसे डिस्कस करना शुरू किया अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ऑल। अब ये G20 बहुत स्ट्रांग बन गया, रशिया, चाइना, इंडिया सब लोग उसमें। अब वो रशिया को वहां से बाहर निकालना चाहता, चाइना अपोज कर रहा है, इंडिया चेयरमैनशिप ले रहा है, क्या करना चाहिए? अब यूएस और यूके के रोज ऑफिशियल्स आ रहे हैं, मतलब रोज एयरपोर्ट जा जाकर उनको लाना ही पड़ रहा है, और उनकी एक ही बात है, बोलते हैं हमारे यूक्रेन पे बात कर रहे हैं, हमारा इस पे बात बोल रहे हैं, भैया रशिया को सपोर्ट करना बंद करो, तुमको तेल चाहिए हम तेल देंगे, तुम क्यों रूपी रबल और इन सब चक्करों में पड़े? इंडिया परेशान है, ना भी कर रहा है ना कर भी नहीं पा रहा है, इंडिया की हालत खराब है। इनडिसिसिव कंडीशन में आ गई। Citizens are reacting everywhere, even in democratic countries such as US. Demands are increasing for more socialism and less unbounded capitalism. ये जो इनइक्वालिटी राइज कर रही है वर्ल्ड ओवर ना, इन इनइक्वालिटीज के राइज करने की वजह से इवन यूएस जो कि कम्युनिज्म सोशलिज्म का एकदम से अपोजिट था, they are also demanding to bring more socialism. नहीं चाहिए कैपिटलिज्म, ले जाओ इसको। The strong leaders who put the interest of their own countries first, यानी socialism and आत्मनिर्भर, are gaining popularity. These strong leaders are gaining power through elections, जैसे टर्की, हंगरी, पोलैंड, रशिया, इवन इंडिया। अब स्ट्रॉन्ग लीडर्स की जगह दी जाए क्योंकि वो नेशनलिस्टिक फीलिंग लेकर आ रहे हैं। फ्री मार्केट कैपिटलिज्म इज नॉट आइडियोलॉजिकली कंपैटिबल विद द जेन्युइन डेमोक्रेसी। नई चीज निकल गया, पहले बोला जाता था डेमोक्रेसी इज इक्वल टू कैपिटलिज्म, अब कहा जा रहा है कि अगर प्रॉपर कैपिटलिज्म फ्री मार्केट इकोनॉमी आ रहा है, दैट इज नॉट कंपैटिबल टू डेमोक्रेसी। तो ये कैपिटलिज्म के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, गरीबों को चूसो, उनको एक्सप्लॉइट करो, अमीरों को प्रमोट करो, तब तो कैपिटलिज्म ग्रो करेगा यार। कैपिटलिज्म मतलब कैपिटल जिसके पास है, पैसे जिसके पास है, दुनिया उसी के सामने झुकाओ। Capitalist institutions are governed by fundamental principle of property rights. Bureaucratization, high level of bureaucratization.
लेकिन जेन्युइन डेमोक्रेसी की अगर बात करेंगे तो वहां भैया इक्वल ह्यूमन राइट्स है ना, सब बराबर है। जो अपने आप को बोलते हैं हम 300 साल से डेमोक्रेटिक, 250 साल से डेमोक्रेटिक, 1200 साल से डेमोक्रेटिक, उन लोगों के यहाँ विमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था, ब्लैक्स को वोट देने का अधिकार नहीं था, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। वेस्ट में तो बहुत लेट से आया ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का फॉर्मूला कि सब वोट दे सकते हैं 18 साल के ऊपर के जितने लोग। अभी तो 70s में 60s में बहुत सारे देशों ने महिलाओं को या ब्लैक्स को वोट देने का अधिकार दिया। तो कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी कैसे भाई, हाउ? ये कौन सी डेमोक्रेसी? ये सिर्फ टॉप लेवल डेमोक्रेसी, ऊपर ऊपर क्रीम डेमोक्रेसी का लगा है, या अंदर पूरा माल गड़बड़ था। समझ में आ रही है बात? सर इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं सर। अमेरिका में जो स्लेवर्स थे वो तो सर जब इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, तो सर अब्राहम लिंकन के टाइम में इंडिपेंडेंट पाए थे सर। हाँ, तब से तो अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, उसके पहले वो डेमोक्रेसी नहीं कहता। अच्छा सर। स्लेवरी एंड हुआ उसके बाद से तो वो लिबरल और डेमोक्रेटिक कंट्री अपने आप को कहता है। अच्छा, तो सर इंडिपेंडेंस से पहले सिर्फ आ गया था क्या सर अमेरिका ने? स्लेवरी? हाँ सर, नहीं सर स्लेवरी तो सर सुने हैं कि सर अब्राहम लिंकन के टाइम में सर वो इंडिपेंडेंट हुए। तो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? सर नो नो सर। कौन थे पहले प्रेसिडेंट, कौन थे यूएस के? बोलो। नाइनटीन 78 70 नहीं 89 जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। तब से उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था कि वो इंडिपेंडेंट है, वो डेमोक्रेटिक है, वो और 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में अब्राहम लिंकन आया था ना 1850s के आसपास। तब तक सोचो स्लेवरी नहीं खत्म हुई। उन्होंने यूनाइट किया, उसके बाद कंट्री बनाई एक तरीके से। पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ये कहते हैं हम, आज भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या प्रॉपरली फॉलो कहीं नहीं हो रहे। सर ये तो है। बीच में तो ऐसा लग रहा था कि नहीं है। Democratic, the rules of governance of capitalists and democratic institutions have always been in tension within society. क्यों? क्योंकि capitalist institutions want to be unfettered by democratic regulations. यार ease of doing business capitalist institution का सबसे बड़ा हॉलमार्क है। ease of doing, जिसको लेकर के हम इतना कूदते हैं, ease of doing business, वो तो हमारी जरूरत है, हमारे पास पैसे नहीं है, ease of doing business इसलिए क्रिएट कर। Democratic institutions want to rein the captive animal spirits, competitive animal spirits, red in tooth and claw, मतलब बड़ा खूंखार neck break competition है capitalism। But democracy wants या needs a compassionate capitalism। कैसा capitalism? Compassionate capitalism, Robin Hood type, that improves the world for everyone, not only for financial investors। तो डेमोक्रेसी का असली मतलब तो तब है
जहां पे भी फ्री मार्केट इकोनॉमी उनकी नहीं एंटर कर पा रही है, वहां पे बोल रहे हैं यहाँ डिक्टेटरशिप है। इराक, अफगानिस्तान, रशिया, चिली, which was once the showcase of the Western model of liberal capitalism. When the social tension increases too much, elections often produce populist socialists such as Hugo Chavez in Venezuela, or capitalist autocrats such as Vladimir Putin in Russia. Though capitalist dictators such as Augusto Pinochet in Chile and the monarchies of Gulf West Asia can be their good friends. एक तरफ आप कहते हो कि डेमोक्रेसी जहां नहीं है वहां डेमोक्रेसी स्प्रेड करेंगे, इराक में हमला कर देते हो, अफगानिस्तान में हमला कर देते हो, और capitalist dictators like Augusto Pinochet आपके दोस्त हैं. All the monarchies of the Gulf countries are your friend. They are very good. जब तक यूएस को चाइना से काम था, चाइना was also a very good country. आज बोल रहे हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां. अरे जब तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग तुम वहां शिफ्ट कर रहे थे तब क्यों नहीं बोले? जब रशिया के अगेंस्ट चाइना को पिट कर रहे थे, चाइना में बैठकर रशिया पर नजर रख रहे थे, तब क्यों नहीं बोले? ये जो वेस्ट पॉलिसी है ना, बड़ी गंदी पॉलिसी. Power accumulates in societies by the principle of cumulative causation. Those who already have more power from greater wealth or more education will use their power to not only improve the rules of the game. अरे यही तो कार्ल मार्क्स कहते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस. जिसके पास पावर जिसके पास पावर रहेगा वो ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेगा. तो यहाँ पे पावर का वो है, पावर का गेम है. पावर का थ्योरी शायद सी राइटविल्स ने दिया था, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर वेल्थ ज्यादा है ना, यानी वेल्थ को प्रोड्यूस करने वाले मशीन्स आपके पास कंट्रोल में, मींस ऑफ प्रोडक्शन, उन्होंने कहा था अगर वो आपके कंट्रोल में है ना, तो एजुकेशन, रिलीजन, सब कुछ आपके कंट्रोल में. रूल्स ऑफ गेम विल बी सेट बाय यू. और वही हो रहा है. पावर इज एक्युमुलेटिंग and thus giving inequality and thus creating social tension. ये जो बहुत सारा कुछ क्रिएट किया जा रहा है ना, नेशनलिज्म, इस्लामोफोबिया, जिहाद, ये कौन क्रिएट कर रहा है? ये आम आदमी नहीं क्रिएट कर रहा है. ये यही पैसे वाले अपना गेम सेट करने के लिए पूरा क्रिएट करके रखे. आम आदमी दाल रोटी खा के अच्छा जीवन जीना चाहता है. जब कहोगे भैया भारत माता की जय, वो बोलेगा भारत माता की जय. वो बोलेगा भैया हम खेत पे काम कर रहे हैं तो भी तो हम भारत माता की जय करने के लिए कर रहे हैं. हम अपने दुकान पर सेल अपनी बढ़ा रहे हैं तो भी तो हम जय भारत माता की जय ही कर रहे हैं. तो जबरदस्ती जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक मानोगे नहीं. ये आम आदमी बहुत नेशनलिस्टिक होता है, उससे ज्यादा नेशनलिस्टिक कोई नहीं हो सकता. बट फर्वर क्रिएट करना, अपने बाकी के उल्लू सीधे करने के लिए ये फर्वर क्रिएट करना, चाहे वो नेशनलिज्म का हो, चाहे वो रिलीजन का हो, चाहे वो सुपरनैचुरल हो, कोई भी चीज, चाहे वॉर का ऑरा क्रिएट कर रहे हो, एवरीथिंग. Redistribution of de facto power within a society must often precede the redistribution of asset of wealth. तो इक्वालिटी सोसाइटी में लाने के लिए क्या करना चाहिए? लोग भूखों ना मरे इसके लिए कोशिश करें. इसके लिए क्या करना चाहिए? Those who have power will resist losing it. That is the natural order. और वही अमेरिका कर रहा है. पावर है उसके पास, वो रेजिस्ट कर रहा है. All violence must stop. To prevent violence, it is essential that global governance becomes genuinely democratic. Countries must not attack each other. Compassionate democracy होनी चाहिए, but they must be given the freedom to evolve their own democracies. लड़ाई इसलिए नहीं होती है, अब मान लो बाउंड्री डिस्प्यूट इंडिया चाइना के बीच में, तो क्या बाउंड्री डिस्प्यूट की वजह से हम लड़ रहे हैं? Not at all, man.
हम किसकी वजह से कर रहे हैं? लड़ाई तब हो रही है जब हम आपके मामले में इंटरवीन कर रहे हैं, जब हम आपके इंटरनल इश्यूज में हम इंटरवीन। तो इंडिया इज राइट देयर भैया, हम किसी से किसी के इंटरनल पंचशील, इंडिया का जो पंचशील है, नॉन इंटरवेंशन, कोई किसी का इंटरवेंशन नहीं करे, अपना देखो, अपनी जमीन को किसी और के अगेंस्ट मत यूज होने दो, यही तो कहता है पंचशील। म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल कोऑपरेशन। आज इंडिया वर्ल्ड को नेहरू के पंचशील की जरूरत है। आज इन वर्ल्ड को नेहरू के नॉन अलाइन की जरूरत है। फॉरेन पॉलिसी आउटस्टैंडिंग क्रिएट किया था नाम नेहरू। तो इंडिया का रोल क्या होना चाहिए? जो इंडिया रोल प्ले कर रहा है, इंडिया इज वेरी वेल प्लेइंग इट्स रोल। उनको नहीं मतलब है। लोग बोल रहे हैं कि तुम यूक्रेन को क्यों नहीं, उसको रशिया को क्यों नहीं रोक रहे हो? अरे तो तुम ही कहाँ रोक रहे हो? रोक लो। तुम क्यों नहीं रोक रहे हो? हमसे क्यों उम्मीद कर रहे हो? हम तो उससे 3000 किलोमीटर दूर बैठे हुए। जर्मनी क्यों नहीं रोक लेगा? पोलैंड क्यों नहीं रोक लेगा? वाई इंडिया टारगेट करना? इंडिया का डायलेमा है ना। पाकिस्तान यही बोला। इमरान खान ने साफ साफ कह दिया कि यार अजीब वर्ल्ड ऑर्डर है, तुम अमेरिकन को हम ही दिखाई देते हैं। इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है रशिया को, उसको यूक्रेन को, उसको आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, उसको भैया बाबू करके मनाने जा रहे हो। और हम यूक्रेन को अगर नहीं सपोर्ट कर रहे तो हमसे पूछा जा रहा है क्यों नहीं कर रहे हो? तुमको करना चाहिए, मेरे पैसे दे दो वापस अगर तुम नहीं करना चाहते हो। अजीब हालत है यार। भले ही इमरान खान वाज अ बैड लीडर, बट उसकी इंटेंशंस क्लियर दिख रहे, साफ साफ दिख रहे, है ना। ज्यादा इमोशनल हो गया क्या मैं? पेपर पढ़ा के ज्यादा डेप्थ में चला गया, सवाल गहरा हो गया। आगे चलते हैं फटाफट फटाफट। सपोर्टिंग, गेटिंग सीरियस अबाउट सपोर्टिंग द केयर इकोनॉमी। ये बहुत पहले मैंने इस पर बात भी करी थी आप लोगों से। केयर इकोनॉमी, इसने भी इस पर बात किया, इन्होंने भी, लेकिन थोड़ा सा इस पर हम लोग और वैल्यू एडिशन करेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। देखो ये सब जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये ट्रिगर पॉइंट्स होने चाहिए तुम्हारे थॉट प्रोसेस के, ओपिनियन के, फैक्ट के। ये सब ट्रिगर पॉइंट्स हैं। आप लोग सिर्फ अखबार को जब पढ़ते हो ना, सिर्फ ये टॉपिक को पढ़ के छोड़ देने से आपका काम नहीं होगा। यू हैव टू थिंक फार एंड बियॉन्ड। यू हैव टू थिंक अ बिट इंटरलिंक करके। अब इंटरलिंक ऐसा होना चाहिए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है बस। केयर वर्क इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट, एंड उसको एसडीजी में भी वो किया गया है, राइट। ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन केयर सर्विसेज कैन क्रिएट एन एडिशनल 300 मिलियन जॉब्स ग्लोबली। जॉब क्रिएशन में अब 300 मिलियन जॉब। देखो केयर वर्क में सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन होंगी? विमेन। और आपकी विमेन अभी तक अनएम्प्लॉयड है, अब उनके लिए काम क्रिएट हो रहा है। इसलिए केयर इकोनॉमी या केयर वर्क, इसको वैल्यू देना चाहिए। In turn, this will help increase female labor force and advance sustainable development goal, which is to promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. तो जो SDG नंबर 8 है, that is promote sustained, inclusive and sustainable economic growth and full and productive employment and decent work for all, ये फुलफिल होता नजर आ रहा है with this care economy, rising care economy. March 8 is celebrated as International Women's Day. The immense contribution of women to all the spheres of life is often overlooked, unfairly valued and hardly rewarded. ठीक है।
This is particularly evident in care work, both paid and unpaid, which is crucial to the future of decent work. बहुत सारा वर्क विमेन करती है, that is unpaid. केयर वर्क करती है, कपड़े प्रेस करके देती है अपने हस्बैंड को वर्क जाने के, खाना बना के देती है, उनके बच्चों का केयर करती है, अनपेड वर्क. Care work encompasses direct activities such as feeding baby or nursing an ill partner, and indirect care activities such as cooking, cleaning, etc. अगर पेड है या नॉन पेड है, but it is very important for the economy because it is amount of service being created. Domestic works हो या आंगनवाड़ीज हो, they are all struggling क्योंकि केयर वर्क को हमने कभी वैल्यू दिया ही नहीं. Importance of care work is now widely acknowledged. अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है. SDG हो चाहे ILO का जो सैनिटरी डिक्लेरेशन है, since March 2020 the demand for care service has skyrocketed. Care services बढ़ रहे हैं. ILO का इस बार का जो टाइटल था, केयर एट वर्क, investing in care, leave and service for a more gender equal world. Importance of maternity, paternity, special care leaves. अब देखो हर कंट्रीज में, इवन इंडिया में भी देखो मैटरनिटी लीव प्रॉपरली दिया जा रहा है, वुमेन का वर्क पार्टिसिपेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है. ILO is the only tripartite UN agency which brings together governments, employers and workers of 187 countries to set labor standards, develop policies and devise programs promoting decent work. तो इसका बहुत बड़ा रोल है ILO. The report highlights the importance of maternity, paternity and special care leave, bridging the gaps in current policies and service provisions to nurse, child care and elderly care service. ये एक नया एस्पेक्ट निकल कर आ रहा है, इसको रेगुलराइज करने की जरूरत है. अभी मैटरनिटी लीव एक लेबर राइट यूनिवर्सल, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज अभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किए. इंडिया ऑफर्स ऑलमोस्ट 26 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव, बहुत इंप्रूव हुआ इंडिया में. ILO कहता है 14 वीक तक दिया जाना चाहिए मिनिमम, इंडिया कहता है हम 26 वीक दे रहे हैं. 120 देश केवल 14 वीक देते हैं, इंडिया 26 वीक देता है मैटरनिटी लीव. बट केवल फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, 89% of the women are employed in the unorganized sector, informal sector. उनको ये बेनिफिट नहीं मिलता है. यहां इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ना. पैटर्निटी लीव भी धीरे धीरे रिकॉग्नाइज हो रहा है. केयर लीव वो भी केयर सर्विस है, केयर वर्क. Access to quality and affordable care service such as child care, elderly care and care for people with disabilities is a challenging work with family responsibilities faced globally. और जो केयर वर्कर मिल भी रहे हैं उसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, कोई लॉ नहीं है रेगुलेट करने के लिए. डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, उनका वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट, उनका एक्सप्लॉयटेशन, ये सब बहुत ज्यादा हो. They become ad hoc care workers during novel corona pandemic without adequate social health protection measures. Pandemic के टाइम डोमेस्टिक वर्कर्स को क्या बना दिया गया? उनको केयर वर्कर्स नहीं बना दिया, वो मेडिकल केयर कर रहे थे. 26 lakh of the 39 lakh domestic workers in India are female.
मेजॉरिटी। Got it? तो इनके लिए मिनिमम वेजेस और ये सारी चीजें क्रिएट करने की जरूरत है। Ensure decent work for domestic workers. और थोड़ा सा जीडीपी का कुछ परसेंटेज इनके लिए स्पेयर करो। कुछ कंसल्टेंसीज, कुछ गवर्नमेंट रिकॉग्निशंस, लाइसेंस या कोर्सेज इसके लिए बनाओ। आईएलओ ने इसके लिए 5R फ्रेमवर्क दिया। रिकॉग्निशन, अरे एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करो, रेस्पेक्ट करो। रिडक्शन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनपेड वर्क, अनपेड केयर वर्क में उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको रिड्यूस करो और रीडिस्ट्रीब्यूशन करो। और जहां पर केयर वर्क प्रॉपर्ली लाइसेंस्ड है, डिसेंट वर्क है, उसको रिवॉर्ड करो, उनका रिप्रेजेंटेशन ले आओ। तो 5R क्या क्या था? रिकॉग्निशन, रिडक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिवार्डिंग, रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से केयर वर्कर्स को आगे, इसको हम लोग कैसे थोड़ा सा इलाबोरेट कर सकते हैं। इंडिया में देखो क्या हो रहा है, इंडिया में या वर्ल्ड ओवर ये चीज देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज में पॉपुलेशन धीरे धीरे करके एज हो रही है, पॉपुलेशन इज गेटिंग एज्ड। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उन एज वर्कर्स को, एज बंदों को, या क्या बोलते हैं, फिजिकली चैलेंज बंदों को या बीमार लोगों को केयर वर्कर्स की जरूरत है। इंडिया में भी नॉर्थ साउथ डिवाइड है इसमें। साउथ इंडिया में जो यूथ है वो बाहर निकल चुका है, अपने सिटीज में, अर्बन एरियाज में काम करने निकल चुका है। पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने की वजह से साउथ में एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब वहां केयर वर्कर्स की जरूरत है। नॉर्थ इंडिया में क्या है, यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है और अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब माइग्रेशन देखने को मिलेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्या इस तरह की कोई ट्रेनिंग हमारे देश में कराई जा रही है? क्या इस तरह की कोई स्किलिंग कराई जा रही है? अब यहां से जाएंगे अनपढ़ गंवार लोग, जाएंगे चोरी चकारी करके भागेंगे, मर्डर करके भागेंगे, एक बड़ा डिवाइड क्रिएट हो जाए। इसको बचाया जा सकता है अगर केयर वर्कर्स के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाए। बाकी के न्यूज बहुत फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस वोट इन पाकिस्तान। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस आ चुका है, वो फॉल कर चुकी है गवर्नमेंट। उनके यहाँ के बारे में बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, एक बार रीड कर लेना अगर मन करे। जिनका एंथ्रोपोलॉजी है वो इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, नॉन प्लेस। जिनका एंथ्रोपोलॉजी नहीं है वो इसको नहीं पढ़ेंगे। बीएसएफ टीम कम्स इन 15 किलोमीटर टू सीज कैट। क्या हुआ? अभी कुछ दिन पहले ऐसा किया गया था कि द बीएसएफ जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, उसका रेंज बढ़ा दिया गया, उसकी लिमिट, यानी ये बॉर्डर है तो बॉर्डर से कितने दूर तक का काम इनके हाथ में रहेगा। Earlier, the BSF limit was fixed up to 80 kilometers from the international boundary in Gujarat and 15 kilometers in Rajasthan, Punjab and West Bengal and Assam. तो अभी क्या किया गया, गुजरात में 80 किलोमीटर था, तो 80 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ला दिया गया, डिक्रीज कराया गया। और इन सब जगह में 15 किलोमीटर था, 15 से 50 लाया गया, मतलब बढ़ा। ये बात समझ में आ गई सबको या नहीं? जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम, इन सब जगह पर जहां पर बीएसएफ पोस्टेड है, बीएसएफ की लिमिट 15 किलोमीटर थी, उसको 50 किलोमीटर कर दिया। गुजरात में ऑलरेडी 80 किलोमीटर थी, वहां से घटा करके 50 किलोमीटर। ऑन October 11 लास्ट ईयर
Home Affairs through a notification in Gazette of India enhance the arrest, search and seize. ये पावर क्या है? बिना वारंट अरेस्ट, सर्च और सीज करने का पावर है ये सब, ताकि स्मगलिंग और एंटी नेशनल एक्टिविटीज अराउंड द बॉर्डर रोका जा सके। अब ये रेंज 50 किलोमीटर कर दिया गया। वेस्ट बंगाल के लिए बड़ी दिक्कत है क्योंकि वेस्ट बंगाल का बॉर्डर ही इतना छोटा है, मतलब बॉर्डर का लेंथ तो बड़ा है, पर अब देखो ना चिकन स्टिक एरिया में तो 50 किलोमीटर भी नहीं होगा हमको लगता 12 किलोमीटर आई थिंक। है। अब वहां बताओ वहां कैसे होगा? वहां तो पूरा वेस्ट बंगाल में सर इसका सर अगेंस्ट बोले भी थे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हमारे। हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इन गुजरात द लिमिट वाज रिड्यूस्ड एंड बाकी सब जगह लिमिट बढ़ा दिया गया। अब उससे क्या है, लास्ट ईयर इसी पढ़ाया गया था। Months after the union government enhanced the operation limit of the border security forces in Punjab, West Bengal and Assam, the border guarding forces carried out its first operation under the increased power to catch cattle being smuggled out of Assam. पहली बार ये लोग उस रीजन में उतने रेंज में एक्टिविटी करना शुरू की, इसके पहले तैयारी चल रही। The operation initiated from Bangladesh border on March 21 in Silchar district entailed the Central Armed Police Force to seize trucks carrying 9 buffaloes more than 15 kilometers from their outpost at Baliche. ये पहली बार ऐसा हुआ। The forces was also earlier also carrying out operations in border areas, but it was limited to 2 to 5 kilometers. There were operational and jurisdiction difficulties also. Now it is easier to plan and execute operation. The enhanced power of the PSF has been opposed by the state governments of Punjab and West Bengal. एक नया शगुफा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, कुतुब मीनार इस विष्णु स्तंभ वेल नोन था। ये तो अच्छी, ये तो बड़ी पुरानी बात है, किताबों में भी लिखा हुआ है कि वहां पर विष्णु स्तंभ था जहां पर कुतुब मीनार बनाया गया। इसको रेकअप करना अब शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद Vinod Bansal on Sunday claimed that Delhi's famous monument, the Qutub Minar, is actually Vishnu Stambh. BHP leader visited the compound of the monument, which was designated as World Heritage Site in 1993. इसको World Heritage Site भी बनाया गया था 1993. अच्छा, उधर NSCN खापलांग अपने सभी ग्रुप्स को कह रहा है सब लोग मिलकर के गवर्नमेंट से के ऊपर प्रेशर डालते हैं तब ये डील हो पाएगी। जो नागा अकॉर्ड है वो अभी ड्राफ्ट फॉर्म में ही एक्सेप्ट हुआ है, अभी उसका फाइनल एग्रीमेंट एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है क्योंकि फाइनल एग्रीमेंट में एक रोड़ा आ गया है। दे आर आस्किंग फॉर सेपरेट फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इंडिया इज नॉट एग्रीइंग। वो लोग चाह रहे हैं कि फोर्स करके प्रेशर करके गवर्नमेंट से हम लोग ले सकें। हुआ क्या है, the center has signed a framework agreement with NSC and IM in August 2015 और 2017 में उसमें NNPGs को शामिल कर दिया गया था। नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, इसमें 7 पार्टीज हैं, उनको भी शामिल कर दिया गया था। अब ये लोग सब लोग मिल करके, पहले दोनों में डिफरेंसेस थे, अब दोनों लोग मिल करके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि वो चेंज कर दे। मोदी बाइडेन टू डिस्कस बायलैटरल टाइज एट समिट लेवल, दोनों अचानक से मीटिंग इनकी डिसाइड हुई और वर्चुअल मीटिंग इन लोगों की होगी। They will discuss on various issues. 2+2 डायलॉग होने वाला था, उसके पहले ये लोग मिल रहे हैं ताकि आपस में एजेंडा सेट कर सके। प्रेसिडेंट बाइडेन कह रहे हैं कि we would speak about the consequence of Russia's brutal war against Ukraine. इन्होंने बता दिया कि मेरा एजेंडा ये है, पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है कि the two leaders will review ongoing bilateral cooperation and exchange views on recent developments, South Asia, Indo-Pacific, global issues जो भी है उस पर ये जनरल बात कर रहे हैं। लिस्टिंग हुई है कौन कौन सी मैटर पे बात होगा, कोविड पैंडेमिक पे बात होगा, क्लाइमेट चेंज पे बात होगा, ग्लोबल इकोनॉमी पे बात होगा, फ्री एंड ओपन रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट करने पर बात होगा, बॉल्स्टर डेमोक्रेसी इस पर बात होगा, इंडो पैसिफिक पे बात होगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर बात होगा। इन सब पे बात होने का एजेंडा किया गया है। ये इन दोनों के बीच में आपस में डिस्कशंस होंगे। ये अचानक से डिसीजन लिया गया। इधर 2+2 की तैयारी चल रही है, 2+2 आज हो रहा है। इंडिया एंड यूएस विल होल्ड देयर 4th एनुअल 2+2 डायलॉग, ये चौथा 2+2 डायलॉग, इसमें 2 फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर उनकी तरफ से आएंगे और हमारे यहाँ से फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे। 2+2 डायलॉग लास्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन अक्टूबर 2020, उसके बाद से कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा था। Comprehensive global strategic partnership between the two countries. The two sides will discuss defense, science, technology, climate, public health,
कोऑपरेशन, फोर्टिफाइंग एंड, और हथियार भी बहुत सारे करते हैं, बिल्डिंग सप्लाई चेन्स एज वेल एज पीपल टू पीपल टाइज, ये सब बोलने की बात है, ज्ञान की बात है। इंडिया हैज रेड द इशू ऑफ कमोडिटी प्राइस इंपैक्ट ऑफ वॉर। उन्होंने कहा कि भाई देखो, वॉर की वजह से कमोडिटी प्राइस बढ़ रहा है, वॉर को रोको, तेल का दाम बढ़ गया। यूएस कह रहा है यार तुम्हें तेल कितना चाहिए, 1 से 2% तेल आप मॉस्को से खरीदते हो, उसके लिए इतना क्यों परेशान हो, हम तुमको अल्टरनेटिव व्यवस्था दे रहे हैं। सेवरल बिग टिकट डिफेंस डील्स, बहुत सारे डिफेंस डील्स हो रहे हैं, जैसे 30 प्रीडेटर आर्म ड्रोन्स आने वाले हैं। Another major deal is the Navy tender for the 26 deck-based fighter aircraft, INS विक्रांत और विक्रमादित्य और विक्रांत के लिए फाइटर प्लेन्स हैं। P-81 मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी आने वाला है। और बैच ऑफ 3 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, एक बैच आ चुका है और बैच आना है। 24 हेलीकॉप्टर्स हम लोगों ने डील किया। तो इस तरह से बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स भी हमारे पास आने वाले हैं। इसके अलावा ट्रेड पर भी बात होना है, बिकॉज ऑन द लिस्ट द कैबिनेट मीटिंग इज द यूनाइटेड नेशन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टाई भी रहेंगी, who has led the US side, and India and the US relaunched their trade policy forum after 4 years. In addition to interaction to the think tank, a visit by Mr. Jaishankar to Harvard University in DC is on the schedule. US government sources indicated that the university is the historically black college and university. जब ब्लैक अलग कॉलेज में पढ़ते थे, व्हाइट अलग कॉलेज में पढ़ते थे, ऐसा सिस्टम था वहां पे उस समय। यूनिवर्सिटी इज द हिस्टोरिकली ब्लैक कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, उसमें भी जाके वो थोड़ा कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या हायर एजुकेशन के लिए कुछ डील साइन करें। सुप्रीम कोर्ट अंडरस्कोर्स नीड फॉर होलिस्टिक पिक्चर ऑफ कन्विक्ट्स फेसिंग डेथ पेनल्टी। अभी एक डेथ पे सेंटेंस दिया गया, एक 7 ईयर गर्ल का रेप करने के उसमें क्राइम में उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, सॉरी मध्य प्रदेश में, उसमें फांसी की सजा सुना दी कोर्ट। इरफान एलियस भय मेवाती, इन्हीं को दिया गया है ये फांसी। उनको गिल्टी पाया गया और उनको फांसी की सजा दी। अब ये मामला फिर से क्वेश्चन में आ गया कि जो लॉ रेयरेस्ट एंड रेयर केस में यूज होना चाहिए, डेथ पेनल्टी, उसको क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ये नहीं था। दूसरा, कोर्ट ने ये भी नहीं देखा, क्योंकि कोर्ट के जो उनके जो वकील थे, उन्होंने जो दिखाने की कोशिश करी कि उसका बैकग्राउंड देखिए, उस लड़के के साथ कभी अच्छा नहीं हुआ था, उसका एक बैड चाइल्डहुड था, उसके पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, उसका माहौल घर का, मतलब ये सब बातें बता करके वो कहना चाह रहे थे कि उसने जो रेप किया वो समाज की वजह से किया, सोसाइटी के कंडीशन की वजह से किया, उसने अपने की वजह से नहीं किया है, तो उसको इस तरह की इतना बड़ा अपराध नहीं देना चाहिए। चलो, इसकी आगे सुनवाई होगी और ये पेंडोरास बॉक्स खोलेगा, बहुत सारे केसेस आएंगे, हेतल पारेख केस आएगा और धनंजय चटर्जी वाला, वो सब केस आएगा जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का कंसेप्ट दिया गया था। वी विल टॉक अबाउट दैट, 1-2 दिन में इस पर एडिटोरियल आ जाएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बंगाल कोस्ट फेसेस मोस्ट इरोजन। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लोकसभा में उन्होंने बताया कि आउट ऑफ आवर 6,907.18 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, ये आइलैंड को छोड़ करके ये हमारा कोस्ट लाइन है मेनलैंड का, 34% is under varying degree of erosion, while 24% is of accretional nature and remaining 40% is stable. यानी 60% almost unstable है हमारा कोस्ट लाइन, इरोड हो रहा है, इरोजन हो रहा है। रिसर्च किया एनसीसीआर ने, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, चेन्नई, कहाँ पे है? चेन्नई में, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने, दोनों ने मिलकर किया। 1990s और अभी 1990 और 2018 के बीच में क्या शोर लाइन था? यहाँ था शोर लाइन, इरोड होके यहाँ चला आया, इसको वो लोग देखेंगे। In terms of percentage, West Bengal, located on the eastern coast of the country with 534 kilometer long coastline, suffered erosion almost 60% of the coast. National average है 34%, इंडिया का वेस्ट बंगाल का एवरेज है 60% इरोजन हो रहा है। सेकंड पे कौन है? केरला। थर्ड पे कौन है? तमिलनाडु, है ना? तो ये लोग, इनके कोस्ट बहुत ज्यादा इरोड हो रहे हैं। फोर्थ पे गुजरात, ऐसे करके सबके। Another organization
under the ministry, the Indian Center for Ocean Information, INCOIS, it has prepared and published an atlas of the coastal vulnerability index. इसको हम लोगों ने पढ़ा था एक दिन. Coastal vulnerability index में आप for the entire coastline of India at 1:1 lakh scale पर इन्होंने इसको जारी किया. 15 Finance Commission has recommended the creation of National Disaster Risk Management Fund and State Disaster Risk Management Fund comprising a mitigation fund at the national state level. And ये एक तरह का डिजास्टर है. तो एनवायरमेंट में भी और मतलब प्री में अगर पूछ सकता है तो एनवायरमेंट में पूछ सकता है और मेन में ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पूछ सकता है. और कैसे इसको कंट्रोल करोगे, क्या होगा, इस पर बात. 100-year-old silent classic बेहुला reaches NFA. नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया को लंदन से गिफ्ट मिला, सॉरी पेरिस से गिफ्ट मिला. वहां की एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन जेरोम सिडॉक्स पैथ. ये जो फाउंडेशन है, दिस फाउंडेशन हैज गिफ्टेड, उन्होंने क्रिएट किया, रिक्रिएट किया और गिफ्ट किया बेहुला. 1921 की फिल्म है, साइलेंट फिल्म है. ये पूरी साइलेंट फिल्म 5 रील की पहली बार रिस्टोर की गई है और डिजिटाइज करके इंडिया को दी गई. दिस इज द थर्ड इंडियन साइलेंट फिल्म टू बी एक्वायर्ड बाय NFA. इसके पहले 2 और फिल्म इन्होंने एक्वायर किया था, पर वो फिल्म पूरी नहीं थी, उसके पीसेस वगैरह थे. राइट. अच्छा, इधर हॉस्पिटल फाइन फॉर फेक आयुष्मान भारत क्लेम्स. बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे ही फर्जी बिल बना के दे रहे हैं और आयुष्मान भारत क्लेम बता रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स निकाल रहे हैं. इसमें लगभग इन हॉस्पिटल्स के ऊपर 30 करोड़ 29.72 करोड़ का फाइन लगाया गया है. बहुत सारे हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल किया गया है या उनका एंगेजमेंट कैंसिल किया गया है आयुष्मान भारत. इंडिया में तो ये चोरी बेमानी करने का तो बहुत खराब है. श्रीलंका की हालत बहुत खराब है. श्रीलंका डॉक्टर सीक सर्जन मेडिकल सप्लाइज टू सेव बेबीज. एंगर ग्रोज ओवर शंघाई लॉकडाउन. शंघाई में बहुत सीवियर लॉकडाउन कर दिया, वहां के लोग परेशान हो गए हैं, है ना. तो ये सब बहुत पढ़ने का न्यूज नहीं है. यूक्रेन ब्रेसेस फॉर की बैटल ईस्टर्न फ्रंट. लड़ते रहो बेटा, कब तक लड़ा जाएगा देखा नहीं, पता नहीं. ओके, इसके साथ ही हमारा समाचार समाप्त होता है. थैंक यू. 6 बजे.